डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल रिजल्ट की, जो कि क्या है, इंटरव्यू डेट जो पहले प्रिंसिपल की आई थी वो हमारी क्या है किसी वजह से टल गई थी, लेकिन कल क्या है जो प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू होने वाला था उसकी डेट आ चुकी है, जो कि है 20। सो अब हमारा जो पीआरटी का रिजल्ट है या फिर जो पीआरटी का इंटरव्यू है वो बहुत जल्दी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हमको अपनी प्रिपरेशन को कैसे रीस्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अब हमको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल का जो इंटरव्यू है उसके लिए हमको सिर्फ 15 डेज मिल रहे हैं, क्योंकि 5 सितंबर ऑलरेडी हमारा जा चुका है और आज से हमारे 15 दिन हैं इंटरव्यू के लिए। सो अब जल्द ही इस महीने ना सही तो अगले महीने हमारा पीआरटी का इंटरव्यू हो सकता है। ओके, हम प्रिपरेशन बहुत लंबे समय से कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो बिल्कुल बोर हो चुके थे प्रिपरेशन करके, आई नो। और अब जो भी हमने प्रिपरेशन की थी वो कहीं ना कहीं अब हमारी क्या है बहुत पीछे छूट चुकी है। अब हमको दोबारा से ही स्टार्ट करना होगा सब कुछ। मतलब सब कुछ का मीनिंग है कि जैसे हमने डेमो टीचिंग प्रिपेयर कर ली थी तो वो हमारा जो एक कहते हैं ना कि हमको अपने आप को ग्रूम करना होगा वापस से अपना जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर जिन चीज़ों पे हम पहले ध्यान दे रहे थे फिर हम स्टॉप हो गए, अब हमको वापस से वहाँ ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे कोशिश करूँगी कि आपको रीस्टार्ट कैसे करना है अपनी पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन को, अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कहीं कोचिंग से कर रहे थे या फिर आपकी कोचिंग में अभी इतना लगातार चल रहा था सब कुछ, तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे थोड़ी बहुत, लेकिन जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो गए थे बीच में। और एक और चीज़ यहाँ पे ये थी कि पहले हमारी बीएड अंदर थी तो क्या था, हमारी जो मेरिट थी वो काफ़ी हाई जाने वाली थी, तो जिन लोगों के कम नंबर थे वो लोग क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में थे कि हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करें हम लोग। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे कहूँगी बीएड बाहर हो चुका है तो मेरिट बहुत चांस है कि गिर जाए अब। ठीक है, क्योंकि जो बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की वजह से क्या है मेरिट थोड़ी हाई थी, लेकिन अब कोशिश कीजिए कि आप प्रिपरेशन ज़रूर करें अगर आपने बीटीसी किया है। और अगर आपके मार्क्स क्या है 125 से अबव लाइक कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि क्या है पहले जब बीएड था अंदर तो कोशिश ये थी कि 140 से अबव जा सकती है या 140 से अबव तक की ही उम्मीदें थी। लेकिन अब क्या है बीएड बाहर हो चुकी है तो 125 के से जिनके भी अबव है वो प्रिपरेशन ज़रूर करें। पहले बहुत लोग ये था कि हमारे 50-50 चांसेस हैं कि हम आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं कह रही हूँ आपसे कि आपके 60% चांसेस हो चुके हैं यहाँ पे, तो आपको प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और जिन लोगों के भी 135 प्लस है या 140 प्लस मार्क्स हैं या 140 भी हैं तो उन लोगों को तो बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है उनकी नौकरी इस बार पक्की है ना। अगर आप अच्छे से आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल ज़रूर आएगा, और इंटरव्यू कॉल आएगा तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी अच्छी से करनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 15 डेज तो प्रिंसिपल के लिए मिले हैं, लेकिन अभी भी आपको आपके पास इस महीने को भी लगाया जाए तो 25 डेज हैं। ठीक है, 25 डेज में आपको क्या करना है, कैसे शुरुआत करनी है, अपनी तरफ से आप प्रिपरेशन कर रहे हो और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके जा सकते हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर हूँ। देखो कोचिंग जब होती है तो कोचिंग में हम क्या है, हमको टीचर एक गाइड करने वाला होता है, सामने हमको टोकने वाला होता है कोई ना कोई, तो हम क्या है थोड़ा थोड़ा करके सुधार करते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रिपरेशन करते हैं तो क्या है वहाँ पे हमको थोड़ा किसी का डर नहीं होता है ना। हम गलती भी करते हैं तो हम उनको इग्नोर करते रहते हैं कि हाँ ठीक है सुधार लेंगे या फिर ऐसा कुछ, ऐसा हम करते रहते हैं और मतलब उतने अच्छे से नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये चाहिए कि मेरे को कोई टोकने वाला हो, मुझे कोई सुधारने वाला हो, मैं अपने में सुधार कर पाऊँ, वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। अब मैंने आपसे बातें बहुत सारी कर ली, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपना 25 डेज हम प्लान क्या करेंगे। और ये 25 डेज प्लान करने के बाद अगर आपका अगले महीने इंटरव्यू होता है, इस महीने होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने हुआ, तो आप क्या करना, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ इनको 25 डेज ही फॉलो करना। अगर अगले महीने जब भी पड़ता है तो फिर आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान देना। मतलब आपको किस तरीके से मतलब जवाब देना है या फिर किस तरीके से बैठना है या फिर आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जब आप आंसर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाथों को कुछ इस तरीके से कर रहे हो जब आंसर दे रहे हो या बहुत डर रहे हो, तो आप शीशे में देख के ना सिर्फ इंट्रोडक्शन देने की या फिर आंसर देने की कोशिश 15 दिन 20 दिन में ये सब करना। ओके, पढ़ाई वाला या फिर जो भी क्वेश्चन आपसे डेमो की, ये प्रैक्टिस आप इन्हीं 25 डेज में करिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को।
तो गाइज़ ये है 25 डेज़ के लिए पूरा प्लान जो हमको करना है। और यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन जो भी मैंने लिखे इन सभी का आंसर देने की कोशिश करूँगी। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन अगेन, मतलब कि हमको क्या है प्रिपरेशन कैसे दोबारा से शुरू करनी है, क्या क्या हमको करना है और कहाँ से हमको अब स्टार्टिंग करनी चाहिए। अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको स्टार्ट करना है अपने इंट्रोडक्शन से। आपको अपने इंट्रोडक्शन को फ्लुएंटली अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिससे कि आप वहाँ पे एटलीस्ट ना अटकें बिल्कुल भी। आपने हिंदी में तैयार किया तो आप हिंदी में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, इंग्लिश में तैयार किया तो आप इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में ओके है, लेकिन फ्लुएंटली होना चाहिए, कोई भी चीज़ बीच में नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। और जैसे आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, आपका नाम हो गया, आपकी हॉबीज़ हो गई, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, आपको पढ़नी है 3rd to 8th तक की NCERT बुक्स थॉरोली अच्छे से रीड करनी है। रीड का मीनिंग है कि आपको बुक्स के अंदर क्या है वो ज़रूर पता होना चाहिए। एटलीस्ट 8th क्लास तक आपको पढ़ाना बेशक 1 to 5th है, लेकिन क्या है आपको 8th क्लास तक की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि अगर वो आपसे क्वेश्चनिंग करने लग जाए, कभी क्वेश्चन पूछने लग जाए कि आपकी नॉलेज कितनी है, तो आपको उस बेसिस पे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए 3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं, साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट स्टूडेंट और कॉमर्स के भी स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए जो साइंस स्टूडेंट है ना, तो उनका बैकग्राउंड ज़्यादातर साइंस माना जाता है, तो क्या है उनका यही होता है कि उनकी साइंस तो अच्छी होगी क्योंकि अपना सब्जेक्ट है। तो इस वजह से आप लोग क्या है 3rd to 8th क्लास तक की साइंस को बहुत अच्छे से रीड करके जाइएगा। आपको टॉपिक्स कोई तैयार नहीं करने कि आप इसमें से कितने डेमो, 10 डेमो या 12 डेमो, ये नहीं करना। आपको डेमो आपको अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही करने हैं, और वो 1 to 5th क्लास तक के ही आप डेमो बनाइएगा। आपको 8th क्लास तक की मतलब 6 to 8th क्लास की जो बुक है उसे सिर्फ रीड करना है। उन टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि अगर बुक में कोई टॉपिक दिया है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप ज्योग्राफी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक को ज़रा आप समझा के दिखाइए ज्योग्राफी में। 5th क्लास तक ज्योग्राफी नहीं होती, लेकिन यहाँ से आपसे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के आपको डेमो के लिए भी टॉपिक्स तैयार करने हैं, और वैसे भी आपको सारे के सारे ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप नाउन बच्चों को पढ़ा रहे हैं डेमो के लिए, तो जो आपको नाउन डेमो के लिए तैयार करना है वो डेमो के लिए करना है कि बच्चों को समझ आए, उस लेवल का ही करना है। लेकिन जब आपसे नाउन के बारे में कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो आपको नाउन की क्या है डीप नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट ईवीएस तो आप जानते हैं, आपने 3rd to 5th कई बार पढ़ी होगी, तो ईवीएस को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आपको इसके थीम्स अच्छे से पता होने चाहिए, सब थीम्स अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। और आपको मतलब इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बुक में किस बारे में बताया गया है, ज़्यादातर बच्चों को किस चीज़ पे ध्यान देने के लिए कहा गया है। और जो ईवीएस के नीचे जो नोट लिखे होते हैं ना, वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़ा कीजिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बुक के अंदर आपको क्या क्या, ईवीएस की बुक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ों पे बच्चों के ध्यान देने के लिए कहा गया है, या फिर आपने उस बुक में से क्या क्या सीखा है, तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि हाँ बुक में ये बताने को कहा गया है और मैंने यहाँ से ही सीखा है। तो आप टीचर नोट्स भी ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो भी आर्ट स्टूडेंट्स हैं वो 3rd to 8th तक की हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे क्या है आपकी बैकग्राउंड मानी जाती है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो क्या है आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपको डेमो तैयार नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री को आपने पढ़ लिया, ज्योग्राफी को आपने पढ़ लिया, ये सिर्फ आपको रीडिंग्स लगाने, आपको टॉपिक्स क्लियर करने, जैसे आप एग्जाम के लिए करते हो ना कि आपको पता होता है, उस तरीके से। मैथ्स आपको दोनों में तैयार करना है, साइंस स्टूडेंट है, आर्ट स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स है, मैथ के आपको टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं, मैथ्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 8th क्लास तक की मैथ आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिए आपको पढ़ानी तो छोटी मोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन अगर आपसे वो कोई मानिए कोई चीज़ पूछ लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं, या फिर नेचुरल नंबर क्या होते हैं, या फिर आपसे कोई फॉर्मूला पूछ लिया, तो वो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, जो मैंने आपको बताया, और ईवीएस तो आप कर ही सकते हैं। अब देखिए जो आर्ट स्टूडेंट है, अगर वो 8th क्लास की साइंस नहीं कर रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड कम रहता है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको साइंस के बारे में पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पीआरटी टीचर बन रहे हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर भी आप एटलीस्ट क्या है 7th क्लास तक की साइंस के टॉपिक को ज़रूर देख के जाइएगा। केवल ईवीएस के भरोसे मत जाइएगा, 6th 7th क्लास में जो साइंस के टॉपिक्स हैं उनको भी ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको हेल्प ही मिलेगी, अगर बच्चों को आप अच्छे से समझा पाएंगे, अगर आपसे वो लोग क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप वहाँ पर आंसर कर पाओगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी डेमो टॉपिक्स वी शुड प्रिपेयर, मतलब हमको कितने टॉपिक तैयार करने चाहिए डेमो के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर दे देती हूँ इस चीज़ का भी। तो देखिए आपको क्या है, हर एक सब्जेक्ट के कितने सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। तो यहाँ से आप क्या करो 5 टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट से आप तैयार कर लीजिए।
ठीक है। अब जैसे ईवीएस है तो ईवीएस में क्या है, तीनों क्लास में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो आप चैप्टर वाइज अगर करेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर, आप कितने सारे डेमो तैयार करेंगे, लेकिन आप ये देखिए जो ईवीएस का हर एक चैप्टर वो किसी ना किसी थीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो लोग भी वहाँ पे आपको पर्टिकुलर कोई चैप्टर का नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि चैप्टर तो बहुत सारे हैं, मे बी उनको कोई चैप्टर का नाम याद ही ना हो सकता है कि कोई चीज़ याद हो, ठीक है। लेकिन थीम क्या होते हैं, सबको याद होते हैं, सब थीम भी सबको याद होते हैं, तो आप क्या है थीम के अकॉर्डिंग अपने डेमो तैयार कर लीजिए। मैंने अपने चैनल पे भी आपको थीम के अकॉर्डिंग ही ईवीएस की प्रिपरेशन कराई है कि आप डेमो कैसे दें, ठीक है। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, तो ये सारे थीम हैं, तो इनके थीम के अकॉर्डिंग आप क्या है डेमो तैयार कीजिए। नेक्स्ट है मैथ। मैथ में आपको क्या करना है, देखिए मैथ में आज जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में एलसीएम, एचसीएफ या फिर एरिया या फिर पैरीमीटर ये सारे कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, लेकिन 1 to 5th में मेनली ये मायने रखता है कि आप छोटी चीज़ें मैथ में कितनी अच्छी बता सकते हैं। आप बेशक वहाँ जाके आपसे बोला जाए कि चलिए आप जो मैथ में पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाइए, ठीक है, तो आपने पढ़ा दिया एचसीएफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आपसे कोई छोटी चीज़ ही पूछ लें, मानिए वो ये पूछ ले कि हाउ टू टीच टेबल टू स्टूडेंट्स, या फिर पैटर्न्स आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, काउंटिंग, शेप्स, या फिर सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, डिवीजन के कॉन्सेप्ट, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे कोशिश कीजिएगा, मतलब इनको स्टोरी की फॉर्म में आपको तैयार करना है। एचसीएफ, एलसीएम जैसे टॉपिक फर्स्ट सेकंड क्लास में नहीं होते, उनमें यही टॉपिक्स होते हैं, एडिशन का, सबट्रैक्शन का, ठीक है, बिफोर आफ्टर का, या फिर उनको टेबल कैसे सिखानी है, या फिर उनको पैटर्न्स कैसे सिखाने, तो इन टॉपिक्स को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मैथ्स में बड़े बड़े टॉपिक तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो अगर आपसे वो खुद से बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे वो बाई चांस बोल देते हैं कि चलिए हमको बताइए कि आप बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखाएंगे, तो वहाँ पे आपका जो इंटरेस्टिंग वे होगा बच्चों को काउंटिंग सिखाने का, वही आपके सिलेक्शन की वजह बनेगा, है ना। तो आपको अच्छे से अच्छी कोशिश करनी है, आप इन टॉपिक्स पे भी ध्यान दो, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट सेकंड क्लास की बुक में मिलेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में हमको क्या तैयार करना है। तो देखिए मैथ्स का और ईवीएस का मैंने आपको बता दिया। हिंदी में आप एटलीस्ट क्या करें, 3 पोएम और 2 स्टोरी, और इंग्लिश में भी सेम आप ऐसे ही करिएगा, 3 पोएम रेडी कर लीजिए और 2 स्टोरी रेडी कर लीजिए। तो इस तरीके से 5 टॉपिक आपको हर सब्जेक्ट में से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपकी जो इंटरव्यू होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो इन विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्पीक, आप बता सकते हैं आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो आप वहाँ पे उस तरीके से दे सकते हैं। बट ट्राई टू स्पीक बेसिक वर्ड्स और सेंटेंसेज इन इंग्लिश। तो देखिए कोशिश कीजिए कि जब आप डेमो टीचिंग दे रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए थोड़े बहुत वर्ड्स जो हैं वो आप इंग्लिश में बोले, थोड़े बहुत सेंटेंस बच्चों से इंग्लिश में बोलें, ऐसा नहीं फुल ऑन हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक स्कूल आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिए या फिर हिंदी मीडियम ले लीजिए, तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी सब में चलता है, मिक्स चलता है, तो आप मिक्स बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही हिंदी में दे रहे हैं या पूरा ही इंग्लिश में दे रहे हैं, ठीक है। आप मानिए क्लास इंग्लिश की चल रही है और आप बिल्कुल हिंदी ही हिंदी बोल रहे हैं, तो वो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। देखिए इंग्लिश की क्लास में तो आप जितनी अच्छी इंग्लिश बोलेंगे ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। इंग्लिश के टीचर से इंग्लिश बोलना मैटर किया जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो मिक्स करके ज़रूर बोलिएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही हिंदी बोलेंगे। और केवीएस के मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्या होते हैं, मिक्स ही होते हैं, पूरे हिंदी मीडियम नहीं होते, है ना, और इंग्लिश मीडियम ही ज़्यादा होते हैं, तो फिर भी आप क्या कीजिए, मिक्स करने की बोलने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एनसीईआरटी की जो बुक हैं जो नई आई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास की जो बुक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं, तो हमको वहाँ से अपने डेमोज तैयार करने चाहिए या नहीं। तो देखिए आपके पास अभी टाइम है तो आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए। अपने पुरानी बुक से देखिए मैथ्स के होंगे, ईवीएस के होंगे, वो ठीक है, वो चेंज हुई भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको सिर्फ पोएम और स्टोरीज ही तैयार करनी है, या फिर आप क्या है मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए थे वो कॉन्सेप्ट आप नई वाली बुक्स में से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। मैं उन पे आपके लिए जो भी डेमो वीडियोस होंगी वो भी लाने की कोशिश करूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बुक्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं, वहाँ से आप पोएम और स्टोरीज अपनी तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पैडागोगी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको तैयार करने चाहिए। तो देखिए एनसीएफ के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, टीचर्स के बारे में जो बताया गया है उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, एनईपी के बारे में आपको क्लियरेंस होनी चाहिए, एफएलएन के बारे में या फिर जो एफएलएन के टास्क हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एफएलएन टास्क पे मैं जल्द ही वीडियो भी लेके आऊँगी। इसके बाद जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं मैंने आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें मैंने जितनी भी पॉलिसीज़ हो सकती थी, पूछी जा सकती थी, वो मैंने सब आपको कराई है। केवीएस की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये वीडियो भी मैंने आपको दिया है, और केवीएस में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लस आपके हो गए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो कि आप क्या है तैयार, जो क्लासरूम से रिलेटेड होते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि
यहाँ पे बताया गया है कि हमको 3rd और 8th क्लास की बुक पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। तो देखिए, आपको पढ़नी चाहिए, आपके पास टाइम है। अभी जिन लोगों ने भी बीपीएससी की प्रिपरेशन की होगी उन्होंने बुक्स ज़रूर पढ़ी होंगी। अगर आपने एससीईआरटी पढ़ी है तो आप एक बार एनसीईआरटी भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो भी बुक के अंदर टॉपिक गिवन है उनके बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 5th क्लास के टीचर बनेंगे तो हमको सिर्फ 5th क्लास तक का ही आता है, हमको उसके आगे का कुछ भी नहीं पता। तो आपको टॉपिक की क्लियरेंस ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि हाउ टू प्रैक्टिस फॉर डेमो टीचिंग बाय सेल्फ। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे होंगे वहाँ पे क्या है, आपको सुधारने वाला या आपको टोकने वाला एक टीचर ज़रूर होगा। लेकिन जब हम सेल्फ से प्रैक्टिस करते हैं तो हमको क्या है, ना तो कोई टोकता है, ना तो हम मतलब अपने आप में उतने सुधार ला पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले देखिए, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक जो आप तैयार कर रहे हैं उसकी एक वीडियो देखिए, डेमो वीडियो देखिए। देखने के बाद आप एटलीस्ट 5 टाइम उससे जो आपने सीखा वो उसे खुद से पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर पे बोर्ड है तो बोर्ड पे ट्राई करके देखिए, अगर नहीं है तो सिंपली बोल बोल के प्रैक्टिस करके देखिए। इसके बाद आप क्या कीजिए कि अपने फ़ोन को सामने रखिए, ठीक है। सामने रखने के बाद क्या है, आप हाथ में चौक वाला भी मतलब बोर्ड बना सकते हैं। आप थोड़ा दीवार पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ख़राब दीवार हो, ठीक है। लेकिन आप फ़ोन अपने सामने रख लीजिए, ठीक है। फ़ोन सामने रखने के बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड आप ज़रूर कीजिए उस फ़ोन के अंदर। और वो वीडियो में ऐसा नहीं कि आपका जब मन आया आपने जाके फ़ोन ऑफ कर दिया एंड वापस से रीस्टार्ट कर दिया वीडियो को, ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप क्या कीजिए, सिर्फ अपने आप को 2 चांस दीजिए। मतलब कि सिर्फ आपके पास 1 चांस है कि आप जो वीडियो आपने स्टार्ट की थी उसे रोक के आप वापस से स्टार्ट कर दो। लेकिन सेकेंड टाइम में आपको कंप्लीट अपना डेमो देना है। अगर आप सेकेंड टाइम में अटक गए कहीं भी, या रुक गए, या आपकी वीडियो ख़राब हो गई, तो आपके पास कोई चांस नहीं है उसे सुधारने का। आपको पूरी वीडियो बनानी है। उसके बाद उस वीडियो को अपनी को वॉच कीजिए कि आपने क्या गलती की, कहाँ गलती की, कितना आप अटके, क्या क्या चीज़ें आप बोल सकते थे जो आप नहीं बोल पाए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी जो हेजिटेशन है वो दूर होगी कहीं ना कहीं, और आप अपने आप को देख देख के सुधार भी पाओगे। और जब आप फर्स्ट टेक में, मतलब कि फर्स्ट जब जैसे आपने फ़ोन ऑन किया, आपने पहली बार में बहुत अच्छा डेमो दे दिया, आपने देखा अपनी वीडियो को कि हाँ ये मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, मैंने बहुत अच्छे समझाया, अपने आप जो आपने समझाया उसे खुद से समझने की कोशिश कीजिए, या जो मैंने पढ़ाया वो मुझे समझ आ भी रहा है या नहीं, या फिर मैं इसमें और अच्छा कर सकता था। तो जब आप 1 टेक में अच्छी वीडियो बनाने लग जाए ना, तब आप समझिए कि आपकी डेमो टीचिंग काफ़ी अच्छी तरीके से सुधर चुकी है और आप कर सकते हैं। इससे आपकी हेजिटेशन खुलेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, वॉच इट एंड इम्प्रूव इट। मतलब अपनी वीडियो को देखिए और उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए जहाँ भी आप अटक रहे हो। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप अपनी इंट्रोडक्शन की भी क्या है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या है, मैंने भी आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं। तो उन क्वेश्चन को जब आप एक बार देखते हैं तो आप क्या है, उन क्वेश्चन को जब आप मन में सोचा कीजिए और फिर खुद से उन्हें आंसर देने की प्रैक्टिस किया कीजिए। जैसे आप शाम को जैसे वॉकिंग करते हैं तो वहाँ पे भी आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बोलते रहो अपने आंसर को कि हाँ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया तो मेरे को इसका क्या आंसर देना चाहिए, मैं क्या आंसर दे पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो होप आपको समझ आया होगा कि आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए और कहाँ आपको लेके जाना है अपनी प्रिपरेशन को। इसके बाद जब आप 25 डेज ये कर लेते हैं, आपने बुक्स भी पढ़ लिया, आपने डेमो टीचिंग भी तैयार कर लिया, तो जितना भी आपको टाइम मिलेगा फिर उसके बाद का, इन 25 डेज के बाद का, तो सिर्फ आप उसमें अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिएगा कि मुझे बैठना कैसे है, मुझे अंदर कैसे जाना है, मुझे आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी अपना इंप्रूव करना है कि आप क्या पहनने वाले हैं क्या नहीं। तो उस पर मैं आपको एक बार नेक्स्ट वीडियो दूंगी। सो अभी तक आप इसे ही फॉलो कीजिए और आपका जो इंटरव्यू है वो जल्द हो सकता है अब। तो प्लीज़ अब अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स।